20वीं सदी के हिस्ट्री में कई ऐसे तानाशाह हुए जिन्होंने अपनी क्रूरता और सत्ता की भूख से लाखों जिंदगियां तबाह की। हिटलर, मुसोलिनी, पॉल पॉट और इन्हीं नामों में एक और नाम दर्ज है। ईदी अमीन एक ऐसा शासक जो शुरू में सेना का बहादुर सिपाही था, लेकिन सत्ता मिलते ही युगांडा का कसाई बन गया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक आम सैनिक जो लोगों की रक्षा करने निकला था, वही कैसे अपने ही देश का सबसे खतरनाक तानाशाह बन गया। कौन था ये ईदी अमीन जिसने सत्ता पाने के बाद इंसानियत को रौंद दिया? उसकी जिंदगी कैसी थी? उसने कैसे सेना से राष्ट्रपति की कुर्सी तक सफर तय किया? और आखिर वो कौन सी बात थी जिसने उसे अफ्रीका का हिटलर बना दिया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ईदी अमीन ने वाकई अपने दुश्मनों को मगरमच्छों के आगे फेंक दिया था? क्या सच में वो अपने दुश्मनों का खून पीता था, या ये सब बस अफवाह थी? आज के इस वीडियो में आपको इन सब सवालों के जवाब आखिर के कुछ मिनटों में जरूर मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो सच आप सुनने वाले हैं वो आपकी रूह तक हिला देगा। ईदी अमीन का जन्म 1925 में युगांडा के उत्तरी इलाके कोबोको में हुआ। वह काकवा जनजाति से था, जो उस समय अफ्रीका की पिछड़ी और गरीब जनजातियों में गिनी जाती थी। उसके पिता शिकारी थे और माँ जड़ी बूटियों से इलाज करती थीं। ईदी का बचपन गरीबी में गुजरा। पढ़ाई लिखाई बहुत कम मिली। कहा जाता है कि वह मुश्किल से चौथी तक ही पढ़ सका, लेकिन उसकी ताकत और कदकाठी गजब की थी। यही वजह थी कि 1946 में वह ब्रिटिश उपनिवेशी सेना किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में भर्ती हो गया। सेना में उसने खाना बनाने से लेकर सफाई तक छोटे काम शुरू किए, लेकिन उसकी लंबाई, ताकत और हिम्मत देखकर अफसरों ने उसे ट्रेनिंग दी। वह बॉक्सिंग में इतना अच्छा था कि 9 साल तक युगांडा का हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रहा। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा और वह सेना में जल्दी जल्दी प्रमोट होता गया। 1962 में जब युगांडा ब्रिटेन से आजाद हुआ तो अमीन पहले से ही सेना में बड़ा अफसर बन चुका था। वह राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे का करीबी बन गया। लेकिन ईदी अमीन को सिर्फ सेना का हेड बनकर नहीं रहना था, वह राष्ट्रपति का गद्दी हाथियाना चाहता था। उसे पॉलिटिक्स की भी अच्छी समझ थी और उसने धीरे धीरे सेना पर पूरा कंट्रोल कर लिया। 1971 में जब मिल्टन ओबोटे विदेश यात्रा पर था तो अमीन ने अचानक तख्ता पलट कर दिया। टैंकों और सैनिकों के साथ राजधानी कंपाला पर कब्जा कर लिया और खुद को युगांडा का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया। जनता ने शुरुआत में उसका स्वागत किया, क्योंकि ओबोटे की सरकार भ्रष्ट मानी जाती थी और ईदी अमीन ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो लोगों की ध्यान रखता और जानता कि दुख दर्द बांटता, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह आदमी आने वाले सालों में युगांडा को खून और खौफ के दरिया में डुबो देगा। सत्ता संभालते ही ईदी अमीन ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित किया। उसके खिताब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कॉन्करर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और यहाँ तक कि वह खुद को वहाँ का भगवान बताने लगा। लेकिन यह सब दिखावे के पीछे एक खूनी दरिंदा छिपा था। उसके शासनकाल में लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर, यहाँ तक कि सेना के अपने अफसर, जो भी उससे सवाल करता वह उसे पकड़ कर लाता था और उन्हें तरह तरह से टॉर्चर करके मार देता था। कई बार तो यह लोगों के हाथ पैर काट देता था और उनके होंठ भी काट देता था और उन्हें तड़प तड़प के गैस चैम्बर में डालकर मार देता था। उसके दरिंदगी का आलम यह था कि औरतें के जेनिटल और ब्रेस्ट वगैरह जैसे अंगों को काटकर उनसे घंटा बातें करता और अंत में उन्हें भी मार देता और लाशों के साथ सो जाता। यही नहीं, लोगों को मरने के लिए इसने कंसंट्रेशन कैंपस, गैस चैम्बर्स, इलेक्ट्रिफाइड वाटर टैंक्स जैसी भयानक चीज बना रखी थी। इसके दिमागी पागलपन का हद तो तब पर हुआ जब 1972 की एक सुबह उसने अनाउंसमेंट कर दी कि ईदी अमीन ने देश से बहुत सारे एशियाई और यूरोपीय लोगों को निकाल देने का आदेश दे दिया। उसने हर जगह नारा फैलाया, युगांडा सिर्फ युगांडन्स का है। उसने कहा कि एशियन और यूरोपियन लोगों को निकालना उसका व्यक्तिगत फैसला नहीं है, बल्कि ईश्वर ने सपना दिखाकर उसे कहा है कि ये लोग देश को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें निकाल देना चाहिए। 4 अगस्त 1972 तक अमीन ने एक आदेश जारी किया। इसका नाम था ऑर्डरिंग दी एक्सपोजिशन। इस आदेश में करीब 50,000 ऐसे लोगों को लिस्टेड किया गया जो एशियाई थे और जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। इसके अलावा लगभग 60,000 ऐसे लोग चुने गए जो युगांडा के नागरिक नहीं माने जाते थे। इन लोगों में से कई को मार दिया गया और कई डर के मारे देश छोड़कर भाग गए। जो लोग डर के कारण भागे नहीं, उनके साथ अमीन की फौज ने भयानक बर्ताव किया। कुछ लोगों को पकड़कर दीवारों के पीछे छोटे कक्षों में बंद कर दिया गया। वहाँ न तो हवा आने का रास्ता था, न
न बाहर भागने का कोई मौका। कमरे के दरवाजे बिजली से जोड़ दिए गए, जिससे बाहर निकलने की कोशिश करने पर बिजली लग जाती थी और लोग मर जाते थे। कुछ लोगों को पकड़कर हाथ पर कठोर दंड दिए गए और उन्हें जिंदा मगरमच्छों के सामने फेंक दिया गया। इन बर्बरियों को देखकर देश के नागरिक भी भयभीत हो गए। अमीन ने कई एशियाई यूरोपीय लोगों की मिल्कियत, फैक्ट्रियां और व्यवसाय अपनी अनियंत्रित सैनिक इकाइयों को सौंप दिए। इन सैनिकों की वजह से देश का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ। पहले युगांडा की अर्थव्यवस्था का लगभग 90% हिस्सा एशियाई और यूरोपीय समुदायों से आता था। अमीन के फैसलों ने वह आर्थिक संतुलन तोड़ दिया और देश की इकोनॉमिक गिरने लगी। 1978 में ईदी अमीन ने पड़ोसी देश तंजानिया पर हमला करने की गलती की, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। तंजानिया की सेना ने युगांडा के निवासी सैनिकों के साथ मिलकर पलटवार किया। 1979 में उन्होंने राजधानी कंपाला पर कब्जा कर लिया। अमीन को सत्ता से भागना पड़ा। पहले वह लीबिया गया, फिर इराक और आखिर में सऊदी अरब पहुंचा। सऊदी सरकार ने उसे शरण दी, लेकिन शर्त ये थी कि वह कभी पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। यहीं से ईदी अमीन की जिंदगी गुमनामी में डूब गई। साल 2003 में जेद्दा, सऊदी अरब में ईदी अमीन की मौत हुई। कहा जाता है कि वह किडनी फेलियर से जूझ रहा था। उसकी उम्र करीब 78 साल थी। युगांडा की जनता ने उसकी मौत पर कोई शोक नहीं मनाया, बल्कि लोगों ने राहत की सांस ली कि एक खूनी तानाशाह हमेशा के लिए चला गया। दोस्तों, यह थी कहानी ईदी अमीन की, एक ऐसा शासक जिसने अपनी ताकत और सनक के दम पर पूरे देश को तबाह कर दिया। वह हंसते हुए मजाक करता था, लेकिन उसके पीछे छुपी क्रूरता ने लाखों लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी। आपको क्या लगता है, क्या जनता को ऐसे तानाशाहों को शुरू से ही रोकना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और इसी तरह की और रोचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।